तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों VTUP 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी इजी सा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके हम यूनिट नंबर 5 के वन शॉट को लेकर के आ गए हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है वर्क मीजरमेंट। इसके अंतर्गत आप जो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हो, उसमें आप जो भी काम किए उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, उसको लेकर के ये वन शॉट वीडियो है। इतना आपको पढ़ लेना है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा और बहुत ही कम शब्दों में मैं चीज़ों को बताता हूँ। यूनिट नंबर 5 का वन शॉट है और ये काफ़ी इजी है। अगर इसे आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप काम कर लेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की। तो मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, PYQ मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो आपकी स्टडी के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर एप्लीकेशन को विजिट करिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपने वर्क के मेथड्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने जो भी आपने वर्क किया उसके मेथड स्टडी को समझे, फिर आपने मोशन की स्टडी को समझा। अब बारी आ जाती है आपके टोटल वर्क के मेजरमेंट की। तो यूनिट नंबर 5 में आप सभी को पढ़ना होता है वर्क मेजरमेंट, या अर्थात जो आपने सारे काम को किया है, जो आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया है, उसका हमको मेजरमेंट करना है। अर्थात हमको देखना है कि हमारा जो वर्क है वो कितने समय के अंदर बन रहा है। तो मेथड स्टडी द्वारा जो नई कार्य विधि तय की जाती है, उसके द्वारा कार्य करने में लगने वाला समय कार्य मापन कहलाता है। आपने मेथड स्टडी के द्वारा जो भी आपने काम को किया, ठीक है, उसका हमको क्या करना है, समय मेजरमेंट करना है। अर्थात इस प्रकार कार्य मापन उन टेक्निक्स को कहा जाता है, ठीक है, जिनके उपयोग से समय की गणना की जाती है। यानी आप कोई सा भी ऑपरेशन कर रहे हो तो कितने समय के अंदर वो पूरा होता है, जिसमें एक सुयोग्य श्रमिक द्वारा, ठीक है, एक निर्धारित कार्य की निष्पत्ति के एक निश्चित स्तर पर पूरा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका एक लेबर होगा स्किल्ड, जो कि एक निर्धारित कार्य को, ठीक है, एक नियत समय के अंतर्गत एक निश्चित स्तर पर पूरा किया जाता है। ठीक है, अर्थात आपको रफली आइडिया हो गया कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो उसका मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि भैया हमारा जो भी वर्क मेजरमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अन्य विधियों से तुलना करना, यानी आप एक मेथड से किसी प्रोडक्ट को बनाए हो, ठीक है, और मेथड 2 भी आपने यूज करा, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है और इसमें कितना टाइम लग रहा है। अगर इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, तो हम मेथड 2 यूज करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट। उसके बाद आता है कि आरंभिक मानव शक्ति की आवश्यकता का सही गणना करना। यानी हमारा जो मैन पावर है, मानव शक्ति का मतलब होता है मैन पावर। मैन पावर का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ कितने लेबर काम कर रहे हैं, वो होता है मैन पावर। ठीक है, तो आप उससे सही आकलन कर पाओगे कि हमको कितना मैन पावर लगाने की ज़रूरत है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्रियाओं का नियोजन एवं नियंत्रण, यानी इसे हम कहते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या? प्लानिंग एंड कंट्रोल। आप वित्तीय प्रोत्साहन, कहने का मतलब है इंसेंटिव, योजना हेतु आधार प्रदान करना। यानी आपका जो भी लेबर काम कर रहा है, अगर वो ज़्यादा करके देता है तो उसको क्या दोगे आप? इंसेंटिव दोगे। तो वो कैसे डिसाइड हो पाएगा? वर्क मेजरमेंट से। वास्तविक लागत की गणना हेतु सुदृढ़ आधार प्रदान करना, यानी वर्क मेजरमेंट से आप अपनी वास्तविक लागत को भी प्राप्त कर सकते हो। लागत में कमी लाना और लागत का नियंत्रण, यानी आप अपने पूरे कॉस्ट के अंदर कमी कैसे लाएंगे, वो आप वर्क का मेजरमेंट करके कितना समय लग रहा है और कितना उस पर कॉस्ट जाएगी। ठीक है, अप्रशिक्षित तथा अर्ध प्रशिक्षित वर्कर की पहचान करना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई स्किल्ड लेबर है और सेमी स्किल्ड लेबर है, तो कितना जल्दी काम करके देता है वो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो इससे आप वर्क मेजरमेंट से उसकी पहचान कर पाओगे। सर्वोत्तम कार्य विधि का मानक समय ज्ञात करना,
यानी जो अब सबसे बेहतर मेथड है उसका स्टैंडर्ड टाइम आप कैलकुलेट कर पाओगे। आप उत्पादन कार्यक्रम बना कर सकते हो और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु बेस प्रदान कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स की तरफ चलेंगे हम अब। ठीक है, कि हमारे वर्क की मेजरमेंट की टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं। तो वर्क मेजरमेंट की पहली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, क्या है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा है टाइम मेजरमेंट। ये हमारी दो मेजर टेक्निक हैं। ठीक है, तो आइए स्टैंडर्डाइजेशन को हम समझते हैं। वैसे भी हमने स्टैंडर्डाइजेशन को बहुत ऊपर समझ रखा है, फिर भी आप स्टैंडर्डाइजेशन को आप समझ लीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन को आप एमएमआई के अंदर भी समझते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन किसी एक मानक से तुलना करना और उसके अंतर्गत आप एक स्टैंडर्ड बना देना जिसके के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक प्रोडक्ट बनेगा। मेथड स्टडी द्वारा सर्वोत्तम कार्यविधि प्राप्त कर लेने के उपरांत उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी आप एक मेथड स्टडी के द्वारा आपने एक काम को देखा कि ये सबसे बेहतर हो रहा है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है कि अब इसी स्टैंडर्ड के अंदर ये काम होगा। यानी एक बार 1 घंटे में पूरा हो गया तो अगली बार ऐसा नहीं हो कि 1 घंटे से 1 घंटे 25 मिनट हो जाए। इस नवीन क्रियाविधि में प्रयोग किए जाने वाले सभी यंत्रों, संयंत्रों, उपकरणों, प्रक्रियाओं, उपभोग सामग्री, उत्पादन विधि, प्रसाधन प्रणाली आदि को पूर्ण रूपेण परिभाषित करना और सभी का लिखित ब्यौरा रखना ही स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपने नई मेथड स्टडी को लाया, जो आपने नया स्टडी को मेथड के रूप में लाया कि आपने इस मेथड स्टडी के अंतर्गत काम को करना है, तो उसमें सभी इक्विपमेंट्स, सभी संयंत्रों का, सभी उपकरणों का, सभी प्रक्रियाओं का, सभी सामग्रियों का, सभी उत्पादन विधियों का, प्रणाली का क्या करना है, आपको एक लिखित ब्यौरा रखना है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इससे उत्पादन अधिक नियमित होता है और इकोनॉमिकल ढंग से हो पाता है। यानी आपका उत्पादन कंट्रोल में रहेगा और इकोनॉमिकल यानी कॉस्ट उसकी कम जाएगी। एक कार के चारों पहियों में समान माप वाले भिन्न भिन्न निर्माताओं के टायर को लगाया जा सकता है, जैसा कि आप एमआरएफ, सीएट सबका यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला आता है टाइम मेजरमेंट और टाइम स्टडी। ठीक है, चलिए तो स्टैंडर्डाइजेशन के पश्चात सर्वोत्तम कार्यविधि द्वारा उत्पादन में लगे समय, पीरियड ऑफ ऑपरेशन के मापन को समय अध्ययन कहा जाता है। यानी आपने स्टैंडर्डाइजेशन को अप्लाई किया, फिर आपने एक कार्यविधि यानी मेथड स्टडी से एक सर्वोत्तम कार्यविधि को सिलेक्ट किया, फिर उत्पादन में जो भी टाइम लगा उस पीरियड ऑफ ऑपरेशन यानी उस पूरे प्रोडक्ट को बनाने का जो समय होगा उसके मापन को हम कहते हैं टाइम स्टडी। समय अध्ययन द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं का समय निश्चित किया जाता है और वर्क साइकिल टाइम की गणना की जाती है। तो कौन सा ऑपरेशन कितने मिनट में हो पाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप टाइम स्टडी से डिफाइन कर पाओगे। तो किसी भी प्रोसेस के टाइम स्टडी के लिए सबसे पहले उस प्रक्रिया का हमको माइक्रो मोशन स्टडी यानी उसका सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। सभी गतिविधियों को क्रमबद्ध सूची बनाई जाती है। ठीक है, इस सूची में प्रक्रिया का छोटा सा छोटा अंश कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा छोटा पार्ट कैलकुलेट करते हैं। इन अंश को उपयुक्त इकाइयाँ और छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, उन सबको जोड़ करके एक पार्ट बनाएंगे और इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब समझो टाइम स्टडी करने के लिए कि आपका लोडिंग में कितना टाइम लगा, अनलोडिंग में कितना टाइम लगा, ठीक है, कितनी देर मशीन आपकी खड़ी रही, उन सब के टाइम को जोड़ लेते हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट। फिर इन सभी कार्य भागों को पूरा करने में श्रमिक द्वारा लिया गया समय स्टॉप वॉच की सहायता से नोट कर लिया जाता है। फिर सभी भागों को जोड़ करके एक टोटल वर्क साइकिल टाइम को डिफाइन किया जाता है। अगला है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्या कहता है, आइए समझते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम को। किसी औसत अनुभवी श्रमिक द्वारा किसी कार्य को पूर्णतः समाप्त करने में लगा समय हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। यानी कोई अनुभवी श्रमिक हो और उस काम को पूरा कर दे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम में डिले भी शामिल होता है, यानी देरी भी शामिल होती है, जो किसी भी श्रमिक के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, मान लो आपका जो साथ वाला काम कर रहा है वो समय पर नहीं दे पा रहा है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज।
जो आपका डिले छोड़ करके होता है उसके कहते हैं अलाउंसेज, उसे हम कहते हैं छूट। ठीक है, तो किसी भी उद्योग में मानक समय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख टेक्निक है। टाइम स्टडी, वर्क सैंपलिंग, स्टैंडर्ड डेटा। तो ये सिलेबस के अंदर है, टाइम स्टडी को भी पढ़ लीजिए। अभी टाइम स्टडी को ही आपने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए टाइम स्टडी को हमने यहाँ पे पढ़ा। तो किसी कार्य करने में लगने वाले समय का आकलन करना ही क्या कहलाता है, टाइम स्टडी। ठीक है, अर्थात आप स्टॉप वॉच वगैरह लेकर के आप पूरे ऑपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम कहते हैं टाइम स्टडी। तो स्टॉप वॉच वगैरह लेकर कैलकुलेट करते हैं टाइम स्टडी को। एक ऐसी टेक्निक जिसमें एक योग्य और प्रशिक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हुए किसी कार्य को पूरा करने वाले समय का आकलन किया जाता है टाइम स्टडी के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा कि टाइम स्टडी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी कार्य करने का हमारा स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात करना, किसी भी ऑपरेशन में कार्यभार का निर्धारण करना, उत्पादन कार्य में तेजी लाना, श्रमिक के भुगतान दरों में कमी करना, यानी टाइम से काम होगा तो आपका पैसा कम खर्च होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कार्य करने का हमारा स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना, किसी ऑपरेशन में आवश्यक कार्यभार का निर्धारण करना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, इससे डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा, और आपके श्रमिक के पर्यवेक्षण का प्रभावी बनाना, यानी श्रमिक का जो भी काम है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टाइम स्टडी प्रोसीजर। तो किसी भी प्रोडक्ट की जब हम टाइम स्टडी को करते हैं, किसी प्रोडक्ट की टाइम स्टडी को करते हैं तो उसके बहुत सारे चरण होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आपके वर्क पीस का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेथड स्टडी का देखेंगे कि हमारा मेथड क्या हो सकता है। उसके बाद हम लेबर का चयन करेंगे कि स्किल्ड लेबर है कि अनस्किल्ड लेबर है। उसके बाद आप प्रेक्षण सीट होती है, एक ऑब्जर्वेशन सीट होती है, उस पर आप सभी जानकारियों को रिकॉर्ड करोगे। आप फिर टाइम को कैलकुलेट करोगे और फिर आप नॉर्मल टाइम बराबर ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर एक आता है, उससे गुणा कर दोगे तो आपका नॉर्मल टाइम निकल जाएगा। आप थकान और अन्य डिले को उसमें कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम आएगा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज, यानी देरियां जो थकान वगैरह का है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड आपका टाइम स्टडी प्रोसीजर। अब आते हैं टूल यूज्ड इन टाइम स्टडी। ठीक है, कौन कौन से टूल होते हैं जो टाइम स्टडी में यूज होते हैं। तो हमारे यहाँ अधिकतर स्टॉप वॉच यूज होता है, टाइम स्टडी बोर्ड है, टाइम स्टडी सीट है, टैकोमीटर है, टाइम रीडिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, मोशन पिक्चर कैमरा है, कैलकुलेटर है। ठीक है, ये सब को हमको नहीं पढ़ना है। स्टॉप वॉच को आप देख सकते हो। ठीक है, स्टॉप वॉच के बारे में आप सभी जान रहे हो। ठीक है, इसके अंदर एक आपका डिजिटल स्टॉप वॉच आता है और आप उसकी मदद से आप जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो स्टॉप वॉच के बारे में कहेगा कि हमको भैया स्टॉप वॉच को पढ़ाइए। ठीक है, टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच को भी कई तरीके से डिस्कस किया जाता है, जैसे डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। टाइम स्टडी में सर्वाधिक विराम घड़ी का उपयोग होता है। इसका बड़ा डायल 100 बराबर भागों में जो होता है विभाजित होता है। जो डायल उसके अंदर होता है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें लगी सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। साथ ही बड़े डायल पर एक छोटा सा डायल और लगा रहता है जो 30 बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ये डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच है जिस पर चलने वाली 30 मिनट में एक पूर्ण चक्कर करती है। इस प्रकार बड़ी सुई पर डायल 1 मिनट में चक्र पूरा करती है, जबकि छोटी सुई पर डायल 1 मिनट में केवल 1/30 चक्कर पूरा करती है। ठीक है, यानी एक मिनट में पूरा करती है और एक मिनट में 1/30 चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार दोनों सुइयों की सहायता से आधा घंटा तक समय नापा जा सकता है। इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिनट होता है। इसके बाद डेसिमल हावर स्टॉप वॉच आता है। इस विराम घड़ी में 100 बराबर भागों में विभाजित बड़े डायल पर चलने वाली सुई 1 घंटे में 100 चक्कर पूरा करती है और इसका लिस्ट काउंट 0.0001 होता है। और 30 बराबर भागों में विभाजित छोटे डायल पर घूमने वाली छोटी सुई 1 घंटे में 3 से 1/3 चक्कर पूरा करती है और एक भाग में 0.01 घंटे के बराबर होता है। टाइम स्टडी सीट वगैरह के बारे में, टैकोमीटर वगैरह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह के बारे में। अब आता है परफॉर्मेंस रेटिंग। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग और अलाउंसेज। ठीक है, तो परफॉर्मेंस रेटिंग है क्या, समझो। देखो, आपने घड़ी वगैरह से क्या किया,
एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड कर लिया, ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम से आपका जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसकी तुलना करोगे उस स्टैंडर्ड टाइम से। तो ये जो तुलना किया जाता है इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें कार्य कर रहे श्रमिक की गतियों में लगे समय की तुलना एक औसत व सामान्य श्रमिक से की जाती है, ठीक है। तो जो भी श्रमिक का मोशन है उसके समय की तुलना एक नॉर्मल आदमी से करेंगे, और ये तुलना मानसिक भी होती है और आपका फिजिकल भी होता है, काम करने का भी होता है। सामान्य एवं औसत श्रमिक का चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। कौन सा सामान्य है, कौन सा एवरेज है, ये सब का सिलेक्शन बहुत कठिन होता है। इसके अलावा प्रक्रिया के विभिन्न एलिमेंट को पूरा करते समय ऑपरेटर द्वारा एक समान गति और प्रयास लगाते रहना असंभव है। कोई भी ऑपरेटर लगातार एक सिस्टम से काम करे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि एलिमेंट के समय मापन के साथ साथ चालक द्वारा किए जा रहे प्रयास और कार्यगति पर प्रभाव डालने वाली अन्य सभी चेष्टाओं का अध्ययन किया जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटर के काम के जो समय है उसके साथ साथ जो अलग उसको परेशानियां हो रही हैं उन सबको भी कैलकुलेट किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस रेटिंग सामान्य श्रमिक की तुलना में किसी श्रमिक की रेटिंग फैक्टर द्वारा अपेक्षित दक्षता ज्ञात करना होता है। अर्थात परफॉर्मेंस रेटिंग जो ये कहा जा रहा है वो किसी श्रमिक की तुलना उसके द्वारा की जा रही है और उसकी एक एफिशिएंसी को देखा जा रहा है किसी दूसरे श्रमिक की तुलना में, ठीक है। सामान्य श्रमिक केवल एक मानसिक कल्पना है, यानी सामान्य श्रमिक का मतलब एक अपने दिमाग में हमने रखा है कि ये नॉर्मल लेबर है। यह अध्ययनकर्ता की दक्षता एवं अनुभव पर निर्भर करता है। जो जनरल मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, वह अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है कि सही तौर पर सामान्य श्रमिक की कल्पना कर सके। इसकी दो हमारे संकल्पनाएं हैं, सामान्य श्रमिक का चयन और श्रमिक मूल्यांकन गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। तो भैया हम सामान्य श्रमिक का चयन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। तो सामान्य श्रमिक एक औसत श्रमिक होता है जिसका कार्य दक्षता अन्य श्रमिकों की दक्षता मापने के लिए एक मानक बन जाती है। यानी अन्य श्रमिकों को तुलना में उस सामान्य जो स्टैंडर्ड श्रमिक को हमने माना है वो क्या है, उसका इस स्टैंडर्ड बन जाता है। सामान्य श्रमिक श्रमिकों के किसी दल का एक ऐसा श्रमिक होता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से किए गए कार्य करने का अनुभव रखता है और सामान्य गति से कार्य करता है। यानी सभी श्रमिकों में से एक ऐसा लेबर जो एवरेज है और आपका सभी काम करता है। सामान्य गति वह गति है जिस पर एक सामान्य श्रमिक कुशल निगरानी में बिना अधिक थकान सहे किसी प्रलोभन के कार्य करता है, ठीक है। मतलब अपने निजी काम को बिना किसी प्रलोभन के कर रहा है। तो अब हम श्रमिक मूल्यांकन गुणांक को देखेंगे। तो श्रमिक का मूल्यांकन गुणांक यानी परफॉर्मेंस फैक्टर हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस फैक्टर किसी श्रमिक के ऐसे सामान्य श्रमिक की तुलना में प्रतिशत दक्षता है। यानी कोई हम नॉर्मल श्रमिक को यूज करते हैं जो स्वस्थ भी हो और अपना टाइम पर काम भी करता हो, तो उससे भी आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस दूसरे की कैलकुलेट करते हो। तो सामान्य श्रमिक की तुलना में प्रतिशत दक्षता आपको किसी श्रमिक की देखी जाती है जिसकी दक्षता 100% मान ली जाती है। यानी वो आप मान लेते हो कि वो 100% काम कर सकता है अपने जो भी उसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो रेटिंग फैक्टर बराबर वर्कर्स रेटिंग माइनस नॉर्मल रेटिंग अपान में नॉर्मल रेटिंग इनटू ऑब्जर्व टाइम, ठीक है। अब रेटिंग फैक्टर का और भी फॉर्मूला है, रेटिंग माइनस 100 अपान 100 इंटू ऑब्जर्व टाइम। अगर मैं बात करूं नॉर्मल टाइम की तो ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टाइम, ठीक है। अलाउंसेज क्या क्या होता है, कितने प्रकार के अलाउंसेज होते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ अलाउंसेज। अलाउंसेज क्या होता है आप सभी जान चुके होंगे कि जैसे कोई भी मशीन काम कर रही है तो वो लगातार काम नहीं करेगी, उस पर हो सकता है कि 2-4 मिनट का ब्रेक भी लग जाए और उसके साथ साथ ये भी हो जाए, ठीक है, कि रॉ मटेरियल लगा दिया और मशीन चल रही है, अभी रॉ मटेरियल पहुंच नहीं पाया, तो वो जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अलाउंसेज, ठीक है, छूट। तो एक पर्सनल अलाउंसेज होता है, ठीक है, एक फटीग अलाउंसेज यानी थकान वाला होता है, एक आपका डिले अलाउंसेज जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, एवॉइडेबल और नॉन एवॉइडेबल, अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था, और एक स्पेशल अलाउंसेज होता है पीरियोडिक एक्टिविटी यानी चाय समोसा आ गया, मशीन इंटरफेरेंस अलाउंसेज, ठीक है, मशीन में किसी प्रकार की कोई खराबी और आकस्मिक कोई घटना हो गई इसकी वजह से आपका कुछ भी हो जाना, तो उसे हम कहते हैं आकस्मिकता छूट। पर्सनल अलाउंसेज में जैसे जलपान करना,
शौचालय, हाथ धोना, कपड़े बदलना, मशीन साफ़ सफाई करना, ठीक है, ये आपका पर्सनल अलाउंसेज होते ही है और प्रत्येक शिफ्ट में यह 5% रखी जाती है। अगला आता है फटीग अलाउंसेज, ठीक है। श्रमिक अगर लगातार कार्य कर रहा है तो थकान का अनुभव करेगा, ठीक है, और आप अपने जो भी टाइम है उसको थकान में नहीं कैलकुलेट कर सकते, केवल कार्य क्षमता को देखकर इसे अनुभव किया जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जॉब और दूसरी जॉब, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया, एक मशीन से दूसरी मशीन कई कारणों से एक समान नहीं रहती। यानी हर एक मशीन चलाने का अनुभव उतने अच्छे से नहीं होता। वर्क प्लेस का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो थकान के वास्तविक कारण और प्रभाव का ठीक अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, सतर्कता, काम करने का ढंग, कार्यस्थल के वातावरण, ठीक है, आदि इन सब स्थितियों पर ये निर्भर करता है। तो थकान की छूट 5% तक ये रखी जाती है। डिले, एक एवॉइडेबल डिले होता है, एक अनएवॉइडेबल। ऐसा डिले जो श्रमिक के द्वारा अवॉइड किया जा सके और ऐसा डिले जो श्रमिक के द्वारा अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे सामान का न मिलना, औजार का इंतज़ार करना, बिजली का गायब होना, ये सब आप अवॉइड नहीं कर सकते। स्पेशल अलाउंसेज, जैसे आपका वर्क साइकिल संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है, तो ये कई सारे होते हैं जो कि विशेष छूट होती है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक अलाउंसेज, इसके अंतर्गत लुब्रिकेशन करना, रीग्राइंडिंग करना, टूल का साफ़ सफाई करना, ठीक है, इसके अंदर स्पेशल अलाउंसेज के अंदर आता है। उसके बाद मशीन इंटरफ्रेंस, यानी आपका मशीन व्यवधान छूट ऐसे मशीन चालकों को दिया जाता है जिसमें मशीन साइकिल रूप से अथवा अचानक रुक सकती है। तो मशीन के व्यवधान में होने वाले अलाउंसेज को ये मशीन इंटरफ्रेंस अलाउंसेज कहा जा रहा है। और आकस्मिकता, यानी किसी प्रकार का कोई क्षति हो गया, मशीन के अंदर कोई क्षति, मनुष्य के अंदर कोई क्षति, तो वो आपका आकस्मिकता अलाउंसेज। ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इसकी मदद से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यूज ऑफ टाइम स्टैंडर्ड आता है हमारा, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि भैया टाइम स्टैंडर्ड का यूज क्या है, ठीक है। तो वर्क के मानक समय के साथ साथ सभी मोशंस, जो कार्य विधियाँ हैं, मशीन और संपूर्ण कार्यप्रणाली को स्टैंडर्डाइजेशन करने के फलस्वरूप जो स्टैंडर्ड प्राप्त होता है उसे हम समय मानक कहलाते हैं। इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया है, ठीक है। अब उसके स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपके कौन कौन से मोशंस हो रहे हैं, अर्थात कौन सा मटेरियल कहाँ पे ले जाने में मोशंस हो रहे हैं, आपकी कौन सी कार्यविधि है, कौन सी मशीन है, और संपूर्ण कार्य प्रणाली जिसमें आप काम कर रहे हैं को स्टैंडर्डाइजेशन करो कि हाँ ये चीज़ इतने समय में होगा, ये चीज़ इतने समय में होगा। उसके बाद जो एक स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त होगा पूरी मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम में किए जाने वाला कार्य जैसे डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, मशीन, मेथड, क्वालिटी लेवल का पूरा विवरण लिखकर तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है स्टैंडर्ड टाइम के अंदर रॉ मटेरियल्स आने से लेकर के प्रोडक्ट बनने तक का जो भी प्रोसेस होता है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। इन सभी के सम्मिलित नाम को टाइम स्टैंडर्ड की संज्ञा दी जाती है। जो सब चीज़ें मिला करके टाइम बनता है उसे हम कहेंगे टाइम स्टैंडर्ड। ये किस तरीके से आगे कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं? इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, आप स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। स्टैंडर्ड मिनट, इससे परिभाषित होगा कि आप कितने मिनट में एक पीस को निकाल पा रहे हो। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट कंट्रोल, ठीक है। तो बजट कंट्रोल में भी ये यूज होता है कि हाँ इस टाइम के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को तैयार कर लो तो जिससे आपका बजट सही चलता रहेगा। अब आगे चलते हैं और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो गया क्योंकि वर्क सिंप्लीफिकेशन हमको पढ़ना नहीं है। तो यूनिट नंबर 5 बहुत कम समय में हमने एंड कर दिया है। तो अब यूनिट नंबर 6, 7, 8 बहुत सरल है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा सब कुछ ओवर हो जाएगा।